यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। तभी अनिता, जो कि अक्षत कियान को नाश्ता करवा रही थी, उसका ध्यान अर्णव की तरफ चला जाता है। अर्णव के चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर उसे भी किसी गड़बड़ का एहसास होता है। वो अर्णव को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, क्या हुआ? किसका फोन था अर्णव? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अक्षत कियान भी अनिता की बात सुनकर अपने दादाजी को देखने लगते हैं। अर्णव अनिता को शांत रहने का इशारा करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं है, मैं बस अभी आया, तुम लोग नाश्ता करो। ये कहकर अर्णव वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्णव विला के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो अपने सामने का नज़ारा देखते हैं, उनकी आंख छोटी हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्णव अपने दांत पीसते हुए कहते हैं। सामने खड़ा आकाश उन्हें देखकर बड़े आराम से कहता है, ये क्या बात हुई डैड? अब क्या एक बेटा अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं आ सकता? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? अर्णव एक बार फिर कड़क लहजे में कहते हैं। आकाश अपने कंधे उचकाकर कहता है, डैड, मेरे भी कुछ सोर्सेस है, उनके जरिए मुझे पता चल गया, पर आप मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या? नहीं। अर्णव कड़क आवाज में उसे अंदर जाने से रोकते हुए कहते हैं, ये विला मैंने अपने और अनिता के आराम करने के लिए लिया है। मैं यहाँ किसी को भी आने जाने नहीं देता। तो अगर तुम्हें हमसे मिलना है तो जाओ और जिंदल मैंशन जाकर हमारा इंतजार करो, हम 2-3 दिन में आ जाएंगे। ये कहकर अर्णव विला के अंदर की तरफ जाने लगते हैं तो आकाश उन्हें टोकते हुए कहता है, पर डैड, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ आप दोनों से मिलने, और आप मुझे ऐसे खाली हाथ लौटा रहे हो। आकाश की बात सुनकर अर्णव रुक जाते हैं। वो पीछे पलटकर कुछ देर तक उसे घूरने लगते हैं। उनकी गुस्से से भरी आंखें देखकर एक पल के लिए आकाश भी डर जाता है। अर्णव उसे ताना मारते हुए कहते हैं, ओ रियली, तुम्हें अब जाकर याद आए अपने मॉम डैड की? जब हम पूरा वक्त जिंदल मैंशन में रहा करते थे तब तो तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई, पर अब जब हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त बिताने के लिए वहां से दूर आ गए तो याद आ गई तुम्हें हमारी? आकाश के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। अर्णव आगे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। उनके अंदर जाने के बाद वो बड़ा सा लोहे का गेट आकाश के मुंह पर बंद हो जाता है। आकाश बस अपने दांत पीस कर रह जाता है। मुझे पूरा यकीन है अंदर कुछ तो ऐसा है जो मॉम डैड मुझसे छिपा रहे हैं, वरना वो मुझे ऐसे बाहर नहीं निकालते। ये सब बड़बड़ाते हुए आकाश वहां से अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर चला जाता है। वहीं आकाश की तरह अर्णव भी विला के अंदर जाते जाते अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो कह रहे थे, ये आकाश ऐसे यहाँ अचानक क्यों आया? जरूर इसे शक हो गया है, वरना इसे कब से हमारी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट आने लगा? ये तो पूरा साल अपनी मौज मस्ती में ही रहता है। मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ दुबई में अब 3 दिन हो गए थे हर्ष और अनन्या के इस हनीमून को। हर्ष इन 4 दिनों में मानो अनन्या को पूरा दुबई ही घुमा दिया था। शुरुआत में तो अनन्या ने काफ़ी एंजॉय किया, पर अब वो बोर हो रही थी। उसे अपने दोनों बेटों अक्षत कियान की याद आ रही थी। सुबह का वक्त दुबई में हर्ष अनन्या के होटल रूम में हर्ष बेड पर लेटा एकटक ऊपर सीलिंग को घूर रहा था। अनन्या उसे हक करके सो रही थी। हर्ष धीरे धीरे उसके बाल सहला रहा था कि तभी बेड के सिरहाने रखा हर्ष का फोन बजने लगता है। इससे पहले कि उससे अनन्या की नींद डिस्टर्ब हो, हर्ष लपक कर फोन रिसीव कर लेता है। हाँ बोलो, हर्ष कहता है तो फोन की दूसरी तरफ मौजूद इंसान कुछ देर तक हर्ष को कुछ बताने लगता है। जैसे जैसे हर्ष सामने वाले की बात सुन रहा था, उसका चेहरा डार्क होते जा रहा था। उसकी पकड़ अनन्या की कमर पर कसती जा रही थी। वो धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम नजर रखो उस पे। इसके बाद हर्ष अपने फोन में एक दूसरे नंबर पर कॉल कर देता है। जल्द ही वहां से भी फोन पिक कर लिया जाता है। हाँ हर्ष बोलो, हर्ष के कानों में अपने जैसे ही एक दमदार आवाज आती है। वो अपने दांत पीसते हुए धीमी मगर गुस्से से भरी आवाज में कहता है, वो वहां क्यों आया था?
उसे उस विला के बारे में पता कैसे चला? हर्ष की बात पर सामने कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। फोन की दूसरी ओर कोई और नहीं अर्णव थे। अर्णव समझ जाते हैं कि हर्ष किस बारे में कह रहा है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद अर्णव कहते हैं, मुझे भी नहीं पता वो यहाँ कैसे पहुंचा, शायद उसने अपने रिसोर्स लगा रखे हो। हर्ष ये सुनकर अपनी मुठिया कस लेता है। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, उसे अक्षत कियान के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे विला के अंदर आने का मौका ही नहीं दिया, उसे गेट से ही वापस लौटा दिया था, अर्णव उसे भरोसा दिलाते हुए कहते हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे में कुछ पलों के लिए खामोशी छा जाती है। इस खामोशी को तोड़ते हुए अर्णव कहते हैं, क्या हुआ हर्ष, तुम्हारे और आकाश के बीच चल क्या रहा है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? हर्ष इस पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इसका जवाब मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। फिर हर्ष अपने सीने पर सर रख सो रही अनन्या का खूबसूरत चेहरा देखते हुए कहता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आज वापस आ रहा हूं। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। अर्णव ये कहकर फोन कट कर देते हैं। फोन कट जाने के बाद हर्ष अपने दोनों हाथों से अनन्या को पकड़कर उसके बाल और पीठ को सहलाते हुए कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अब तक सो रही अनन्या की भी नींद खुल जाती है। उसकी समुंदर जैसी सुंदर नीली आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने सबसे पहले अपने हैंडसम पति का चेहरा नजर आता है, जो ऊपर छत की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर तक कोई किसी से कुछ नहीं कहता। अनन्या भी बस चुपचाप हर्ष को ही देख रही थी। वो उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर मुंह बनाते हुए अपने मन में कहते हैं, ये थोड़ा मुस्कुरा नहीं सकते क्या? पता नहीं हर वक्त ऐसे ही खड़ूस बनकर घूमने से क्या मिलता है इनको। गुड मॉर्निंग बीवी। हर्ष, जो कि अब तक चुप था और जो लगातार सीलिंग की ओर देख रहा था बिना अनन्या की तरफ देखे, कहता है। अनन्या ये सुनकर चौंक जाती है। वो हड़बड़ा कर कहती है, आपको कैसे पता चला? मैं जाग गई हूँ, आपने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। इस पर हर्ष मुस्कुराता है, इस बार उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम ना मुझसे मेरी रूह से जुड़ी हुई हो, तुम्हारी एक एक सांस तक का हिसाब है मेरे पास। अनन्या ये सुनकर अपनी पलकें शर्म से झुका लेती है। वो थोड़ी देर वैसे ही लेटे रहने के बाद हर्ष के सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए धीमी आवाज में कहती है, हर्ष, अब हम वापस चले क्या? हमने पूरा दुबई तो घूम ही लिया है और मुझे लगता है हमारा हनीमून भी अच्छे से हो ही गया है, तो क्या हम वापस चले? वो क्या है ना, मुझे मेरे अक्षत कियान को बहुत याद आ रही है, पता नहीं कैसे होगे मेरे बच्चे। वैसे तो हर्ष भी उससे यही कहने वाला था कि आज हमें निकलना है, उसे भी अपने बच्चों की उतनी ही याद आ रही थी, पर अनन्या का मासूम चेहरा देखकर हर्ष को एक शरारत सूझती है। वो अपने चेहरे को सख्त रखते हुए कहता है, नहीं बीवी, मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ कितना अच्छा मौसम है, मेरी मानो तो हम कुछ दिन और यहाँ रुकते हैं। अनन्या उसकी बात सुनकर अपना मुंह खोले उसे देखने लगती है। वो यही सोच रही थी कि हर्ष इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। क्या अक्षत कियान उसके बच्चे नहीं है? क्या उसे उनकी याद नहीं आती? आपको रहना है तो रहिए, मैं तो जा रही हूँ अपने बच्चों के पास। और आप मनाइए अपना हनीमून किसी और के साथ। हर्ष को उसकी बात अच्छा नहीं लगा। वो यहाँ उसे अपने हवस मिटाने नहीं लाया था, वो तो यहाँ उसकी खुशी के लिए आया था, पर वो अपना गुस्सा अपने चेहरे पर आने नहीं देता। वो बिना किसी एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लिए कहता है, ठीक है, तो तुम जाओ, मैं किसी और के साथ हनीमून मना लूंगा। अनन्या ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। उसे बुरा लगा, उसकी आंखें तुरंत ही भर आती है। वो रोते हुए कहती है, क्या कहा आपने? किसी और के साथ हनीमून मनाओगे? किसी और के साथ? तो मनाइए, मैं भी जा रही हूँ, पर आप ये मत समझिए मैं आपको छोड़ दूंगी। देखना, मैं अर्णव अंकल से आपकी शिकायत करूंगी कि आप यहाँ किसी और के साथ हनीमून मना रहे हो। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कस के हग कर लेता है। अनन्या अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मुक्के मार रही थी, पर उससे हर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बड़े आराम से कहता है, बीवी, तुम्हें क्या लगता है हम कोई स्कूल के बच्चे हैं जो तुम मेरी शिकायत जाकर प्रिंसिपल से करोगी और वो मुझे पनिशमेंट देंगे?
अनन्या ये सुनकर सुबकने लगती है। उसके सुबकने की आवाज़ सुनकर हर्ष भी अब सीरियस हो जाता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, स्वीट हार्ट, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। अब तुम ही बताओ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखूं भी। तुम्हें तो पता ही है ना मुझे तुमसे कितना डर लगता है। पर अनन्या उसकी एक नहीं सुनती। वो उसके सीने पर सर रख कर रोने लगती है। हर्ष को पता था अब ये लड़की उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। वो भी उसे रोने देता है। कुछ देर बाद अनन्या शांत हो ही जाती है। हर्ष उसे शांत देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, ठीक है बीवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ओके, हम आज के आज चलेंगे वहाँ वापस। पर अनन्या उसकी बात सुनकर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती है। घर वापस जाने के नाम से ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। पर उससे पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी बीवी, हर्ष एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है। अनन्या उसका चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो अपनी नज़रें झुकाकर कहती है, क्या बात है। हर्ष के चेहरे की मुस्कान ये सुनकर गहरी हो जाती है। वो एक बार फिर उसके कान के करीब जाकर काफी धीमी आवाज में कुछ कहने लगता है। जैसे जैसे वो अपनी बात कह रहा था अनन्या के गाल शर्म से लाल होते जा रहे थे। ओके बीवी, तुम तैयार हो? हर्ष अपनी बात कहता है तो अनन्या उसे घूरते हुए कहती है, आपको ना बस हमेशा एक मौका चाहिए होता है मुझे परेशान करने का। हर्ष एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बिजनेसमैन हूँ बीवी है, हर डील में अपना फायदा तो देखना ही पड़ता है। अनन्या ये सुनकर एक गहरी सांस लेती है और अपने आप को हर्ष के ऊपर ढीला छोड़ देती है। उसके पास अभी कोई और चारा भी नहीं था। उसे अपने बच्चों से मिलने की इच्छा सता रही थी। हर्ष भी उसका इशारा समझ जाता है। वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बेड से उठ जाता है और उसे लेकर कमरे के अटैच वॉशरूम में चला जाता है। अनन्या लगातार उसे ही घूर रही थी पर उससे हर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगभग 1 घंटे बाद हर्ष मिरर के सामने तैयार हो रहा था। वो अपने सूट के बटन्स लगा रहा था। अनन्या उसके पीछे बेड पर बैठी थी। वो एकटक बस उसे ही घूर रही थी। हर्ष भी मिरर में उसे देख रहा था। हर्ष के चेहरे पर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था। हर्ष अपना सूट ठीक करके फिर पीछे पलट जाता है। वो देखता है अनन्या उसे ही घूर रही है। वो उसके पास बेड पर जाकर बैठ जाता है। वो उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर लेता है। कुछ देर उसकी आंखों में शिद्दत से देखने के बाद वो बड़े प्यार से कहता है, क्या तुम्हें बुरा लगा मेरा ऐसा करना? हर्ष की इतनी कंसर्न से भरी सॉफ्ट और पोलाइट टोन सुनकर मानो अनन्या भी मानो पिघल सी जाती है। वो धीरे से हर्ष के सीने से लगकर कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हर्ष, मुझे आपका छूना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो तो मैं अक्षत कियान से न मिलने की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी। ये कहकर अनन्या अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है। हर्ष उसकी बात का मतलब समझते हुए कहता है, अनन्या, अक्षत कियान मेरे भी बेटे हैं। मुझे भी उन दोनों की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें। मैं भी उनको उतना ही मिस कर रहा था पर मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, ना कि ऐसे जो ज़रा सी बात होते ही अपने माँ बाप को ही ढूंढते हैं। अनन्या हल्का मुस्कुराकर हाँ में सर मिला देती है। थोड़ी देर बाद हर्ष अनन्या वहां से निकल जाते हैं। दोनों जैसे दुबई आए थे वैसे ही वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें वापस दिल्ली आते आते शाम हो जाती है। जैसे ही दोनों विला के मैन हॉल में आते हैं अपने बेटों को अपने सामने देखकर दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अनिता अक्षत कियान को लेकर सोफे पर बैठी उन्हें कोई कहानी सुना रही थी। अर्णव भी पास के सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। अर्णव, अनिता और अक्षत कियान सब एक साथ हर्ष अनन्या को देखकर खड़े हो जाते हैं। अनिता थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे इन दोनों के वापस आने की खबर नहीं थी। पर अनन्या, उसका ध्यान किसी पर नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे भागकर अक्षत कियान को गले लगा लेती है। कहा थे मेरे बच्चे, मम्मा ने कितना मिस किया, आपको पता भी है। ये कहते हुए अनन्या का गला भारी था। वो अक्षत के गाल और माथे पर लगातार चूम रही थी। कियान भी अपनी मम्मा को इमोशनल देख इमोशनल हो जाता है। हाँ मम्मा, हमने भी आपको बहुत मिस किया। सब ये नज़ारा देख रहे थे। हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। वो भी चलकर उन तीनों के पास आता है। वो अक्षत और कियान के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कैसे हैं मेरे चैंप्स? हम ठीक है पापा, दादू दादी ने हमारा बहुत ख्याल रखा, वो हमें घूमने भी ले गए थे।
अक्षत अनिता की तरफ देखकर कहता है। अनिता ये सुनकर मन ही मन काफी खुश हो जाती है। वो चाहती थी कि हर्ष ये बात सुनकर एक पल के लिए ही सही पर कम आस कम उसे देख ले, पर हर्ष उसे देखने की बजाय अनन्या की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, तुम अक्षत कियान को लेकर अंदर जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अनन्या उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे अक्षत कियान के हाथ पकड़कर उन्हें वहां से ले जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष आकर सोफे पर बड़े ही स्टाइल के साथ बैठ जाता है। अर्णव भी उसके सामने बैठ जाते हैं। अर्णव देखते हैं अनिता अभी भी वही खड़ी है। वो उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, अनिता तुम भी कमरे में जाओ, मुझे हर्ष से अकेले में बात करनी है। अनिता का मुंह बन जाता है। उसे भी अपने बेटे से बात करनी थी, पर इस वक्त उसके पास भी कोई चारा नहीं था। हर्ष को देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। वो अपने पैर पटकते हुए वहां चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां अब सिर्फ वो दोनों बाप बेटे हर्ष और अर्णव थे। दोनों कुछ देर तक चुप थे। हर्ष एक नज़र अर्णव को देखकर ऊपर लटक रहे झूमर की तरफ देखते हुए कहता है, वो यहाँ क्यों आया था? आपको कुछ पता है? नहीं, अर्णव अपनी नजरें झुकाकर कहते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हर्ष अपनी जगह से उठ जाता है और कुछ कदम आगे चलकर वहां मौजूद एक बड़े से फिश टैंक में मौजूद मछलियों को देखते हुए अर्णव से कहता है, मैंने सुना है आपने आकाश को दिल्ली में एक बड़ा मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस पर अर्णव कुछ याद करते हुए हाँ में सर मिलाकर कहते हैं, हाँ सच है, वो ज़मीन काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है, पर वो आकाश, इतने दिन हो गए हैं पर उसने अब तक उस पर काम शुरू नहीं करवाया है। उसे अपनी मौज मस्तियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हर्ष के चेहरे पर यह सुनकर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहता है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट उससे लेकर मुझे दे दीजिए। अर्णव ये सुनकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं। क्या तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? पर क्यों? हर्ष पीछे मुड़कर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ये आकाश की सज़ा है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की। अर्णव उसे अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए कहते हैं, पर तुम उसे इतनी सी बात पर इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हो? हर्ष के चेहरे पर एक बार फिर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। आप भूल रहे हैं, भले ही हम दोनों जुड़वा भाई हैं, पर हम दोनों में पूरे 10 मिनट का फ़र्क है। जिस हिसाब से मैं उसका बड़ा भाई हूँ और एक बड़े भाई का पूरा हक बनता है कि वो अपने छोटे भाई को गलती करने पर सज़ा दे। अर्णव हर्ष को बस हैरानी से देखने लगते हैं। ये लड़का सच में उनकी समझ से बाहर था, पर आकाश की हरकत पर गुस्सा तो उन्हें भी आ रहा था। वो उस मॉल का काम जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहते थे, पर आकाश उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया था, और वैसे भी उन्हें आकाश से ज़्यादा भरोसा हर्ष पर था। हाँ में सर मिलाकर कहते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हारा। हर्ष के चेहरे पर अर्णव की बात सुनकर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छिपा भी लेता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो बस शुरुआत है। आकाश जिंदल, तुझे बहुत शौक है ना मेरे और मेरी फैमिली के बारे में जासूसी करने का। अब बस देखता जा, ऐसे ही एक एक करके मैं तुझसे वो सारी चीज़ें छीन लूँगा जिनके लिए तूने 11 साल पहले मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अगले दिन अर्णव अपने केबिन में बैठकर बिना कोई भाव अपने चेहरे पर लिए अपना काम कर रहे थे कि तभी अचानक उनके केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। अर्णव अपने सामने मौजूद लैपटॉप स्क्रीन पर से बिना अपनी नज़रें हटाए कहते हैं, कम इन। उनके इतना कहते ही आकाश दंदनाते हुए अंदर आता है। वो उनकी टेबल के सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगता है, जिससे अर्णव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि आकाश यहाँ ज़रूर आएगा। अपने डैड को अपनी तरफ ध्यान ना देता पाकर आकाश का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो दहाड़ते हुए अर्णव से कहता है, डैड ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने वो मॉल वाला प्रोजेक्ट मुझसे छीनकर किसी और को दे दिया? अर्णव एक पल के लिए अपनी आंखें उठाकर आकाश को देखते हैं, फिर से अपना काम करते हुए बड़े आराम से कहते हैं, ये जिंदल ग्रुप्स का ऑफिस है, यहाँ झूठी अफवाहें नहीं उड़ाई जाती है। और जतिन, वो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। अगर जतिन ने तुम्हें ये बात बताई है तो सच ही होगी। अर्णव की बात सुनकर आकाश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से कहता है, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
आप जानते हैं ना, वो मॉल का प्रोजेक्ट मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, फिर आप उसको मुझसे ऐसे छीन कैसे सकते हैं? अर्णव एक सरकास्टिक मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं। ओह रियली? तो तुम ज़रा मुझे बताओगे कि तुमने अपनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अब तक क्या क्या किया है? आकाश इस पर चुप हो जाता है, उसके पास इस बात का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो कहता है, मैं मानता हूँ मैंने अभी तक काम शुरू नहीं करवाया था, पर टेक्निकली मॉल का काम शुरू हो गया है डैड। काम इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि मैं ओरिजिनल डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहता था, बस इतनी सी बात थी। अर्णव उसकी बात सुनकर भी उस पर तरस खाने को तैयार नहीं थे। वो उसे घूरते हुए कहते हैं, देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे सामने ये सब बहाने नहीं चलेंगे। माई डिसीजन इज़ फाइनल डिसीजन। मुझसे बहस करके तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। आकाश, बेहतर यही होगा कि तुम अब से काम पर ध्यान दो, क्योंकि ये मॉल का कॉन्ट्रैक्ट तो अब तुम भूल ही जाओ, और वैसे भी ये तुम्हारी कल वाली हरकत की सज़ा है। आकाश को उनकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जानता था वो सामने बैठे इस इंसान से चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता और ना ही उनके फैसले के खिलाफ जा सकता है। पर फिर भी उसके दिल में एक बात खटक रही थी। वो अपना सर झुकाकर धीमी आवाज में कहता है, अच्छा तो अब ये भी बता दीजिए कि आपने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे ले ही लिया है तो इसे कंप्लीट कौन करेगा? किसे दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट आपने? वो भी तुम्हें वक्त आने पर अपने आप पता चल जाएगा। अब तुम जा सकते हो। अर्णव फिर से बिना उस पर ध्यान दिए अपना काम करते हुए कहते हैं। आकाश को भी मजबूरन वहां से जाना ही पड़ता है। वो पैर पटकते हुए अर्णव के केबिन से बाहर आता है। बाहर आने के बाद आकाश अपने मन में बस यही सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। पहले वो सिंगापुर वाली डील उसके हाथों से चली गई और अब ये मॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि ये सब तो बिजनेस में फिर भी लगा रहता है, पर इसके अलावा भी उसे अपने मॉम डैड का बिहेवियर चुभने लगा था। उसके मॉम डैड उससे इन दिनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो उनके लिए अस्तित्व में ही ना हो। पहले कम आस कम वो उसे किसी ना किसी बात को लेकर डांट तो देते थे, पर अब तो उन्होंने उस पर ध्यान देना ही बंद सा कर दिया है। ना जाने क्यों, पर वो दोनों जब देखो तब किसी ना किसी बहाने से शहर के बाहर उस विला में जाते रहते हैं और ज्यादातर वक्त वही बिताते। पर ऐसा क्यों? आकाश को ये भी लग रहा था कि उसके मॉम डैड के इस बिहेवियर का राज हो ना हो उसी विला में मौजूद है। ये सब सोचते हुए आकाश वहां से अपने केबिन में चल जाता है। वही शहर की दूसरी तरफ हर्ष अनन्या के विला में। अनन्या अपने रूम में बैठी अपने फ़ोन पर गेम खेलने में बिजी थी। इस वक्त वो विला में अकेली थी। हर्ष ऑफिस गया हुआ था और अक्षत कियान स्कूल। अकेले बैठे बैठे वो बोर हो रही थी। काफ़ी देर खेल लेने के बाद अनन्या को अब ये गेम भी बोरिंग लगने लगता है। वो अपना फ़ोन साइड में रखकर रूम के बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। वो देखती है हमेशा की तरह सारे सर्वेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। उसका मन हर्ष या अक्षत कियान के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऊपर से यहाँ उसके लायक कुछ काम भी नहीं था करने को। उसे लग रहा था कि इससे ज़्यादा खुश तो वो पुणे वाले अपने उस छोटे से फ्लैट में रहा करती थी। कम आस कम वो वहाँ घर के काम करके अपना मन तो बहल लेती। उसका दिन वहाँ कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता था। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अनन्या को पता था ये लोग और खासकर कि हर्ष उसे कोई काम नहीं करने देंगे। हर्ष को तो पहले से ही उसका घर के काम करना पसंद नहीं था, तो वो अब उसे कैसे ये सब करने देता। उसने छाया और किशोर को टाइट इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि अनन्या चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें उसे घर का कोई काम नहीं करने देना है। टहलते टहलते अनन्या कब विला के बाहर आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। बाहर आकर अनन्या देखती है वहाँ कुछ महंगी महंगी गाड़ियाँ पार्क है। इन गाड़ियों को वो यहाँ आने के पहले दिन से देख रही थी। इन्हें अर्णव अनिता ने उसे और हर्ष के लिए एक तोहफे के तौर पर रखा था। तभी अनन्या की नज़र सामने मौजूद ड्राइवर पर पड़ती है जो एक गाड़ी को धो रहा था। अचानक अनन्या के मन में एक ख्याल आता है। वो मुस्कुराते हुए उस ड्राइवर के पास आ जाती है। ड्राइवर भी उसे देखकर सर झुकाकर कहता है, अरे छोटी मैडम, आप यहाँ इस वक्त? क्या आपको अक्षत बाबा और कियान बाबा को लेने जाना है? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं नहीं शंकर भैया, आप गलत समझ रहे हैं। अक्षत कियान को आने में अभी टाइम है, अभी तो सिर्फ 12 बजे है।
अनन्या उस ड्राइवर को रोकते हुए कहती है। उस ड्राइवर का नाम शंकर था। वो एक छोटे कद का गोरे रंग वाला आदमी था। वो अक्सर अक्षत कियान के स्कूल से लाया और पहुंचाया करता था। अनन्या उसे शंकर भैया कहकर पुकारती। उसे शंकर को देखकर अक्सर अपने पुराने ड्राइवर रिंकू की याद आ जाती थी। शंकर और रिंकू का बात करने का, चलने फिरने का तरीका लगभग एक जैसा ही था और दोनों का पेशा भी एक ही था। मुझे है ना थोड़ी देर ये गाड़ी चलानी है, यही इस विला के गार्डन में। शंकर अनन्या की बात सुनकर चौंक जाता है। उसे अनन्या को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे कार चलाना आता है। छोटी मैडम, ये आप क्या कह रही है? आपको गाड़ी चलाना आता है? अनन्या शंकर की बात सुनकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। आप फिक्र मत कीजिए शंकर भैया, मुझे ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत आता है गाड़ी चलाना। आप बस चाबी दे दीजिए। अनन्या को उसके पापा शिशिर जी ने उसकी फ्रेंड यामिनी के साथ कार चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई थी। यामिनी तो अच्छे से कार चलाना सीख गई थी पर अनन्या ने ड्राइविंग में उस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। आज इतने सालों बाद जब वो फ्री बैठी थी और उसके पास कुछ करने को नहीं था तो उसने सोचा क्यों ना वो कार चलाकर अपनी इस बरसों पुरानी स्किल को थोड़ा टेस्ट कर ले। जहाँ तक उस ड्राइवर शंकर को पता था, उसके सामने खड़ी ये लड़की जिंदल खानदान के बड़े बेटे हर्ष जिंदल की बीवी थी। शंकर को लगा शायद हर्ष ने इसे कभी ना कभी ड्राइविंग तो सिखाई ही होगी और वैसे भी वो यहाँ एक ड्राइवर की हैसियत से काम करता था और अनन्या उसकी मालकिन थी। अब अगर वो गाड़ी की चाबी मांग रही थी तो उसका काम था बिना कोई सवाल जवाब किए चाबी दे देना। ये सब सोचते हुए शंकर अपनी जेब से चाबी निकालकर अनन्या की तरफ बढ़ा देता है। अनन्या चाबी मिलते ही खुश हो जाती है। वो जल्दी से जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। शंकर उसे ही देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो दूसरी तरफ चला जाता है। पर जैसे ही अनन्या गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठती है, गाड़ी के एडवांस फीचर्स और कई सारे तरह के कंट्रोल गियर्स देखकर उसे इस बात का एहसास होता है कि वो ट्रेनिंग जो उसने ली थी अब उस बात को सालों हो गए हैं। उस वक्त तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी और यहाँ तक कि हर्ष उस वक्त उसकी ज़िंदगी में था भी नहीं, जिस वजह से वो अब उनमें से ज़्यादातर चीज़ें भूल गई है। ये सब सोचते हुए अनन्या गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है तो शंकर भी वहाँ कहीं नहीं था, जो देखकर अनन्या कुछ सोचने लगती है। वो फिर से स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेती है और अपने आप से कहती है, शंकर भैया तो चले गए, अब क्या करूं? फिर वो स्टीयरिंग पर अपने दोनों हाथ रखकर अपने मन में कहती है, वो चले गए तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत ड्राइविंग तो मैं भी कर सकती हूँ। यही गार्डन में एक दो राउंड चला लूंगी तो सब याद आ जाएगा। ये कहते हुए अनन्या गाड़ी के किहोले में चाबी लगा देती है। जैसे ही वो चाबी घुमाती है वो ऑटोमेटिक कार अपने आप शुरू हो जाती है, जिससे अनन्या के दिल की धड़कनें एक सेकंड के लिए बढ़ जाती है। पर वो अपनी हिम्मत बनाए रखती है। ऊपर वाले को याद करते हुए अनन्या पहला गियर प्रेस करती है और वो गाड़ी अपनी जगह से पूरी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। अनन्या को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे लगा नहीं था कि कार इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगी, जिससे वो हड़बड़ा जाती है और कार उसके कंट्रोल से निकल जाती है। अनन्या स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश कर रही थी पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कार उसके कंट्रोल से पूरी तरह निकलकर सीधा वही गार्डन में मौजूद एक नारियल के पेड़ से टकरा जाती है, जिससे एक जोरदार आवाज़ उस गार्डन में गूंज जाती है। छाया, जो कि कब से अनन्या से कुछ पूछने के लिए उसको ढूंढ रही थी, वो अनन्या को ढूंढते ढूंढते अब विला के बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसके कानों में वो तेज आवाज़ पड़ती है। वो भागकर उस दिशा में आती है जहां से आवाज़ आई थी। छाया देखती है कि विला की गाड़ियों में से एक कार नारियल के पेड़ से टकरा गई है। वो जल्दी से जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पास आ जाती है। वो देखती है गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई लड़की बैठी है जिसका सर स्टीयरिंग से टकरा गया है। वो उस लड़की को हाथ पकड़कर उसे उठाती है तो हैरान रह जाती है। छाया देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं अनन्या है। अनन्या को इस हालत में देखकर मानो छाया की सांसें ही उसके गले में अटक गई थी। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी नौकरी हाथों से जाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि हर्ष की गैर मौजूदगी में अनन्या और अक्षत कियान का ख्याल रखने का काम उसी का था। अरे छोटी बहू, क्या हुआ आपको? आप यहाँ कैसे? ये कहकर छाया कार का दरवाज़ा खोलती है। वो अनन्या को कंधे से पकड़कर उसे थोड़ा हिलाती है तो अनन्या को भी थोड़ा होश आ जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके सर में असहनीय दर्द हो रहा है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है।
छाया धीरे धीरे उसे सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकालती है और उसे विला के अंदर ले जाने लगती है। अरे छोटी बहू, आप गाड़ी में क्या कर रही थी? आपको कहीं जाना था तो आप मुझसे या फिर शंकर से कह देती। अनन्या के पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो अभी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसके माथे से खून बह रहा था और उसका सर चकरा रहा था। थोड़ी देर बाद छाया अनन्या को उसके और हर्ष के कमरे में लाकर बेड पर लिटा देती है। छाया जल्दी से अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़कर वो कपड़ा अनन्या के सर पर कस के बांध देती है ताकि डॉक्टर के आने तक उसका खून रुका रहे। अनन्या अपना सर पकड़कर लेटी हुई थी। उससे इस वक्त कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। छाया अनन्या को देखते हुए कहती है, छोटी बहू आप लेटी रहिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर छाया कमरे से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन लेकर वहाँ वापस आती है। वो देखती है अनन्या अब भी वैसे ही बेड पर अपना सर पकड़कर लेटी है और दर्द से कर्राह रही है। वो उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने फ़ोन में अपनी एक सहेली को, जो कि डॉक्टर थी, उसे फ़ोन कर देती है। दूसरी तरफ से जब फ़ोन रिसीव होता है तो छाया हड़बड़ाते हुए कहती है, हेलो सीमा, अरे यार तू जहाँ भी जो कुछ भी कर रही है वो सब छोड़ और जल्दी से यहाँ मेरी वर्क प्लेस पर आ जा। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पेशेंट है जिसे चोट लगी है और खून बह रहा है। ये कहने के बाद छाया बिना अपनी सहेली की बात सुने फ़ोन कट कर देती है। वो देखती है अनन्या अब भी वैसे ही कर रही है। आह हर्ष, हर्ष, आह दर्द हो रहा है। वो लगातार हर्ष का नाम ले रही थी जो छाया भी सुन रही थी। वो अपने आप से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए छोटे मालिक को फ़ोन करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, वरना अगर उन्हें बाद में पता चला तो मुझे और ज़्यादा डांटेंगे। ये सब सोचते हुए छाया अपने फ़ोन से हर्ष का नंबर डायल कर देती है। उसे हर्ष को ये बताने में काफ़ी डर लग रहा था, पर उसे बताना तो था ही। हर्ष अपने ऑफिस के केबिन में अपनी शानदार मैनेजिंग डायरेक्टर की चेयर पर बैठा अपना काम कर रहा था। आशुतोष भी उसके पास खड़ा लैपटॉप स्क्रीन पर उसे किसी ज़मीन के बारे में कुछ बता रहा था कि तभी हर्ष का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की आवाज़ से आशुतोष अपनी बात कहते कहते रुक जाता है। हर्ष उसे थोड़ी देर के लिए चुप रहने का इशारा करते हुए अपने कोट के पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखता है तो ये उसके घर की हेड सर्वेंट छाया का फ़ोन था, जिसे देखकर वो जल्दी से फ़ोन पिक करता है। छाया उसे कम ही मौक़ों पर फ़ोन करती थी। हर्ष फ़ोन उठाता है तो उसे दूसरी तरफ से छाया की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, हेलो सर, क्या आप घर आ सकते हैं अभी? छाया डरते हुए कहती है। हर्ष उसकी आवाज़ में घबराहट महसूस कर सकता था। उसे कुछ अजीब लगता है। वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या हुआ छाया, कुछ बात है क्या? एनी इमरजेंसी? इस पर छाया कांपती हुई आवाज़ में कहती है, सर वो छोटी बहू को चोट लगी है और उनके माथे से खून बह रहा है। वॉट? हर्ष छाया की बात सुनकर लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहता है। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। आशुतोष भी उसे ही देख रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर एक पल के लिए तो वो भी डर गया था। कैसे हुआ ये? कहाँ है वो ठीक तो है? हर्ष बिना सोचे समझे अपने सवालों की बौछार छाया पर कर देता है, पर छाया इस वक्त ज़्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो बस इतना कह पाती है, सर मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आप प्लीज़ घर आ जाइए जल्दी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। हर्ष भी उसकी बात सुनकर आगे बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देता है। आशुतोष, जो कि अब तक हर्ष को देख रहा था और उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था, वो हर्ष से कहता है, क्या हुआ सर, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? हर्ष वहाँ से निकलते हुए कहता है, आशुतोष, मुझे अर्जेंटली घर के लिए निकलना होगा, मेरी वाइफ को चोट लगी है। ये कहकर हर्ष अगले ही पल वहां से निकल गया। आशुतोष तो बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता रह जाता है। हर्ष जल्दी से अपनी कार ड्राइव करके अपने विला पहुंच जाता है। आधे घंटे का रास्ता उसने 15 मिनट में ही तय कर लिया था। हर्ष आते ही अपनी कार से उतर जाता है। उसे इस वक्त कार का दरवाज़ा बंद करने का भी होश नहीं था। वो लगभग दौड़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ दौड़ा।
हर्ष के बेडरूम में एंटर करते ही उसकी नज़र सबसे पहले बिस्तर पर लेटी दर्द से कर्राह रही है अनन्या पड़ती है। उसके माथे पर एक कपड़ा बंधा हुआ है, पर वो कपड़ा भी उसके खून को बहने से नहीं रोक पा रहा था, उससे भी खून बहकर बाहर आ रहा था। अपने सामने का नज़ारा देखकर हर्ष को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर में हाथ डालकर उसका दिल निकालकर निचोड़ दिया हो। दरवाज़ा खुलने की तेज आवाज़ सुनकर अनन्या के पास खड़ी छाया एकदम से पीछे मुड़ती है। हर्ष को अपने सामने देख वो हैरान थी, उसने सोचा नहीं था हर्ष इतना जल्दी ऐसे दौड़ा दौड़ा चला आएगा। वो अपनी जगह से 2-3 कदम पीछे हट जाती है। हर्ष जल्दी से आकर बेड पर अनन्या के पास बैठ जाता है। अनन्या भी धुंधली आंखों से उसे ही देख रही थी। हर्ष उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर फिक्र भरी आवाज़ में कहता है, बीवी, क्या हुआ ये? कैसे हुआ ये सब? तुम ठीक हो ना? अनन्या तक उसकी आवाज़ पहुंच तो रही थी, पर उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। खून बहने की वजह से उसे अपने सामने दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि हर्ष आ चुका है। वो हर्ष के दोनों हाथ कस के पकड़ लेती है। हर्ष छाया को देखते हुए कहता है, अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? जाओ कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। छाया उसकी तेज आवाज सुनकर होश में आती है। वो भागकर रूम से निकल जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष अनन्या को सहारे से उठाकर बेड पर बिठा देता है। पहले तो वो उसे कस के अपने सीने से लगा लेता है, फिर धीरे से उसे अपने से अलग करके उसका गाल सहलाते हुए कहता है, बीवी क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? किसने किया ये सब? तुम बस एक बार मुझे उसका नाम बताओ। अनन्या ये सब सुन तो रही थी, पर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सब उसी की गलती थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती छाया कमरे में वापस आ जाती है। उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स था। वो फर्स्ट एड बॉक्स हर्ष के सामने बढ़ा देती है। हर्ष अनन्या को फिर से लिटाकर उस फर्स्ट एड बॉक्स में से एक एक करके एंटीसेप्टिक कॉटन जैसी चीज़ें निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद हर्ष खुद ही अनन्या का जख्म अपने हाथों से साफ करने लगता है। वो कॉटन से अनन्या के सर पर एंटीसेप्टिक लगा रहा था। छाया भी अपनी आंखें खोले ये सब देख रही थी। वो मन में कहती है, ये हर्ष सर तो बड़े छुपी रुस्तम निकले। ये तो बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से बिल्कुल नरम मानना पड़ेगा। छोटी बहू काफ़ी लकी है जो इन्हें हर्ष सर जैसा प्यार करने वाला पति मिला। एक औरत होने के नाते छाया को अनन्या से इस वक्त थोड़ी जलन भी हो रही थी। शादी तो उसकी भी हुई थी, पर उसका पति अक्सर काम की वजह से बाहर रहता था, जिस वजह से उसे अपने पति का प्यार ज़्यादा नसीब नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद हर्ष खुद ही अनन्या की पट्टी कर दी थी। अनन्या के सर पर इस वक्त सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी बैंडेज लगी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर ने वो पट्टी की हो। हर्ष को ये सब पहले से ही आता था। उसने अपनी ज़िंदगी के 7 साल एक रॉ एजेंट के तौर पर बिताए थे। कई खतरनाक मिशंस करते वक्त उसे चोटें लग जाया करती, जिस पर पट्टी भी वो खुद ही करता था। तभी उस रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। छाया जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी जान में जान आती है। वो उसकी दोस्त सीमा थी, जिसे उसने ही बुलाया था। वो सीमा को चुप रहते हुए अंदर आने का इशारा करती है। सीमा कुछ बोलने वाली थी, पर छाया का इशारा देखकर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती है। जैसे ही सीमा अंदर आती है उसकी नज़र हर्ष पर पड़ती है, जो अनन्या के पास बेड पे बैठा उसका सर सहला रहा था। अनन्या अब तक बेहोश हो गई थी। जैसे ही सीमा हर्ष को देखती है तो इतने हैंडसम आदमी को अपने सामने देखकर मानो सब कुछ भूल ही गई हो। हर्ष अपने उस ब्लैक कलर के 2 पीस बिजनेस सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। वो आसानी से किसी भी मॉडल या एक्टर तक को लुक्स के मामले में पीछे छोड़ सकता था। छाया भी सीमा को ही देख रही थी। वो उसे कोहनी मारती है तो सीमा होश में आती है। सीमा को भी इस बात का एहसास होता है कि वो गलत जगह ट्राई करने की सोच रही थी। जिस प्यार से हर्ष अनन्या का सर सहला रहा था, उसे देखकर लग नहीं रहा था कि हर्ष अनन्या के सिवा दूसरी किसी लड़की की तरफ देखना भी पसंद करता होगा। ये आहट सुनकर हर्ष का ध्यान भी उन दोनों की तरफ चला जाता है। सीमा को एक नज़र देखकर वो छाया से आंखों ही आंखों में उसके बारे में सवाल करने लगता है। छाया उसका सवाल समझ जाती है। उसने हर्ष से धीमी आवाज़ में कहा, सर ये मेरी दोस्त है डॉक्टर सीमा, मैंने ही इसे बुलाया है छोटी बहू के चेकअप के लिए। हर्ष ये बात सुनकर उठकर खड़ा हो जाता है। वो सीमा की तरफ देखकर हाथ से अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चेक करो इसे।
सीमा हर्ष की बात सुनकर हाँ में अपना सर मिलाकर फुर्ती से अपना काम करने लगती है। हर्ष इस बार छाया की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। छाया का गला हर्ष की बात सुनकर सूख जाता है। वो हर्ष की टोन सुनकर ही समझ गई थी कि वो इस वक्त कितना गुस्से में है, पर इस वक्त उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो रूम से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सीमा अनन्या का चेकअप कर लेती है। हर्ष वही अपने हाथ आपस में बांध कर खड़ा था। वो बस एकटक बेहोश पड़ी अनन्या को देख रहा था। क्या हुआ है इसे चोट कैसे लगी डॉक्टर? हर्ष अनन्या से नजरें हटाकर सीमा को देखते हुए कहता है। सीमा को हर्ष के इस कोल्ड बिहेवियर से काफी डर लग रहा था। वो अपना थूक निगल कर डरते हुए कहती है, वो सर मुझे लगता है इनका सर किसी भारी चीज से पूरी रफ्तार से टकराया था, जिस वजह से इनके सर से खून बहने लगा था। हर्ष की आंखें सीमा की बात सुनकर छोटी हो जाती है। सीमा ने उसे देखते हुए आगे कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा तो आप इन्हें नींबू पानी के साथ कुछ खिला दीजिएगा, और हाँ, इन्हें आप दिन में 2 से 3 बार ग्लूकोज पिलाते रहना, जिससे इन्हें रिकवरी करने में आसानी होगी। हर्ष सीमा से बात करते करते अनन्या को सोता हुआ छोड़ कमरे के बाहर आ जाता है। डॉक्टर अपनी बात कहकर हॉल में मौजूद छाया को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर वहां से निकल जाती है। हर्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के किसी राजा की तरह आकर हॉल के सबसे बड़े वाले सोफे पर बैठ जाता है। उसके सामने इस वक्त छाया और वो ड्राइवर शंकर अपना अपना सर झुकाए खड़े थे। दोनों के माथे से डर की वजह से पसीना बह रहा था। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें उठाकर हर्ष की आंखों में देखने की। हर्ष कुछ देर तक उन दोनों को बस घूरता रहता है, फिर आखिरकार एक लंबी सांस लेकर छाया से कहता है, हाँ तो छाया, अब बताओगी भी कि ये सब कैसे हुआ, या मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा सच जानने के लिए? इससे पहले कि छाया कुछ कहती शंकर ने हिचकिचाते हुए हर्ष से कहा, सर वो दरअसल छोटी मैडम मेरे पास आई थी और मुझसे गाड़ी की चाबी मांगने लगी। क्या? हर्ष की आंखें ये सुनकर खुली की खुली रह जाती है। वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। क्या कहा तुमने? उसने तुमसे गाड़ी की चाबी मांगी? पर क्यों? उसे कहाँ जाना था? शंकर उसका रिएक्शन देखकर डर जाता है। वो अपना सर झुकाए हुए आगे कहता है, वो सर, उन्हें कहीं जाना नहीं था। वो कह रही थी कि उन्हें बाहर गार्डन में ही बस 1 से 2 राउंड लगाने थे, और मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उन्हें ड्राइविंग आती है। हर्ष को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जहां तक उसे याद था, उसने कभी अनन्या को इतने सालों में ड्राइव करते हुए या ड्राइविंग की बात तक करते हुए भी नहीं सुना था। यहां तक कि शादी से पहले वो दोनों जब जयपुर में अनन्या के पापा के घर में रहते थे तब भी नहीं। उस वक्त तो वहां अनन्या के पापा की कितनी सारी गाड़ियां मौजूद हुआ करती थी, पर अनन्या ने कभी उनमें से किसी को हाथ तक नहीं लगाया था। हर्ष शंकर को घूरते हुए कहता है, उसने कहा, उसने तुमसे खुद कहा कि वो ड्राइव करेगी? शंकर डरते हुए बस हाँ में अपना सर मिला देता है। उसका ये जवाब सुन हर्ष अविश्वास में सर हिला देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या पर आखिर ये ड्राइविंग करने का भूत कैसे सवार हो गया। हर्ष गुस्से में शंकर की तरफ देखकर कहता है, उसने कह दिया और तुमने मान लिया? बेवकूफ़, क्या तुम्हें उसे देखकर लगता भी है उसे ड्राइविंग आती है? अगर उसे कुछ हो जाता तो? तुम्हें अंदाज़ा भी है वो मेरे लिए क्या मायने रखती है? अरे मेरी जान बसती है उसमें, मेरी जान समझे तुम। उसको एक खरोच भी आती है तो दर्द मुझे होता है कम आस कम। चाबी देने से पहले एक बार मुझे फ़ोन करके पूछ तो लेते। तुम जैसे लापरवाह लोगों की मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हर्ष की बात सुनकर शंकर की तो मानो सांसें ही थम जाती है। वो हर्ष के पैरों में गिरकर रोते हुए कहता है, साहब साहब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए साहब, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ साहब। अगर ये नौकरी चली गई तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा साहब? हर्ष गुस्से में था, पर शंकर की बात सुनकर हर्ष को अपने दिन याद आ जाते हैं। कुछ महीने पहले तक उसका भी हाल कुछ ऐसा ही तो था, जब उसके ऊपर बस एक नौकरी करके अनन्या और अक्षत कियान का पेट पालने की जिम्मेदारी थी। उसे भी उन दिनों अपनी नौकरी को लेकर ऐसे ही डर लगा रहता था कि किसी दिन उसकी नौकरी चली ना जाए, जो सोचकर उसे शंकर पर थोड़ा तरस आ जाता है। वो धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहता है,
ठीक है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मुझे नज़र मत आ जाना, सीधा सीधा यहाँ से अपना सामान पैक करके चले जाना। शंकर हर्ष की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। उसने हर्ष के सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे। हर्ष उसे घूरते हुए कहता है, अब जाओ और अक्षत और कियान को स्कूल से पिक करके लाओ। शंकर ये सुनकर तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसके जाने के बाद हर्ष छाया को देखते हुए कहता है, अगले 2-3 दिनों तक अपनी छोटी मैडम को खाने के साथ ग्लूकोज पिलाया करना। उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और वो इस वक्त कमज़ोर है। फिर वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए कहता है, और हाँ, एक ग्लास नींबू पानी अभी के अभी कमरे में भिजवा दो। ये कहकर हर्ष अपने कमरे में चला जाता है। छाया उसके जाने के बाद एक चैन की सांस लेती है। हर्ष अपने कमरे में आकर देखता है तो अनन्या अब भी वैसे ही बेहोश पड़ी हुई थी। वो चलकर उसके नज़दीक आता है और उसे घूरते हुए मन में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया बीवी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। ये कहकर वो धीरे से अनन्या के माथे पर किस करके वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हर्ष घर के कैजुअल कपड़ों में बाहर आता है। अनन्या को अब भी वैसे का वैसा सोता देख वो ना में सर मिला देता है। तभी उसकी जेब में मौजूद उसका फ़ोन बजने लगता है। हर्ष बिना नंबर देखे फ़ोन पिक कर लेता है। सामने से आवाज़ आती है, सर सब ठीक है ना, घर पे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये आशुतोष का फ़ोन था। वो हर्ष को हड़बड़ा कर ऑफिस से निकलता देख थोड़ा चिंतित था। हाँ आशुतोष, सब ठीक है, डोंट वरी। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन किया, मुझे ये कहना था कि मैं अगले 2-3 दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। फिर वो अपने सामने बेहोश पड़ी अनन्या को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी मैडम की तबीयत थोड़ी ख़राब है, सो मैं अपनी सारा काम और सारी मीटिंग्स यहाँ घर से ही अटेंड करने वाला हूँ। हर्ष आशुतोष को कुछ और बातें बताकर फ़ोन कट कर देता है। लगभग आधे घंटे बाद हर्ष अनन्या के पास में ही अपना लैपटॉप लेकर बैठा अपना ऑफिस का काम कर रहा था। बीच बीच में वो अनन्या को भी देख रहा था। तभी धीरे धीरे अनन्या के शरीर में कुछ हरकत होती है। काफ़ी धीरे से वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही कुछ देर तक वो बस सीलिंग को घूरते रहती है। उसे महसूस हुआ कि उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। अनन्या को याद आया कि वो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई थी और उसके सर पर चोट लग गई थी। उसके बाद उसे किसी बात का होश नहीं था। अनन्या एक पल के लिए अपने आसपास देखती है तो उसे पता चलता है कि हर्ष उसके पास ही बैठा हुआ है। ये सब देखकर अनन्या अपने मन में कहती है, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, ना जाने मुझे क्या हो गया था। अब तो हर्ष मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हर्ष भी ये सब अपनी तिरछी नज़रों से देख रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है अनन्या तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी पर हर्ष की बाज जैसी नज़रों से वो नहीं बच पाती। वो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर चल रहे प्रेजेंटेशन को देखते हुए कहता है, उठ जाओ बीवी, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। अनन्या ये सुनकर अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा देती है। वो अपनी एक आंख खोलकर चोर नज़रों हर्ष को देखने लगती है। हर्ष इस बार अपना लैपटॉप साइड में रख देता है और उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में देखकर कहता है, चलो अब उठ जाओ, बहुत हो गया नाटक। ये कहकर वो अनन्या की एक बाजू पकड़कर उसे बेड पर उठाकर बिठा देता है। हर्ष बेड के सिरहाने रखा नींबू पानी का ग्लास उठाकर अपने हाथों से अनन्या को पिलाने लगता है। अनन्या उसकी आंखों में देख रही थी। उसे उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। हर्ष उसको नींबू पानी पिलाने के बाद ग्लास वापस रख देता है। वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हम अब बताओ क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम कार की ड्राइविंग सीट तक कैसे पहुंची? अनन्या ये सुनकर अपनी नज़रें झुका लेती है। उसके अंदर हर्ष को फेस करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। उसके गले से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हर्ष उसको चुप देख इस बार थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है, बताओ अनन्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अनन्या उसकी तेज आवाज सुनकर डर जाती है। हर्ष उसे डरा हुआ देख अपने आप को किसी तरह शांत करता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, अनन्या, मेरे बारे में ना सही एक बार अक्षत और कियान के बारे में ही सोच लिया होता। तुम माँ हो 2 बच्चों की। अनन्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे और अक्षत कियान के बारे में अब सोचना ही बंद कर दिया है?
ये कहते हुए हर्ष की आवाज़ फिर से तेज हो गई थी। अनन्या की पलकें ये सुनकर भीग जाती है। हर्ष की ये बात उसे अंदर तक चुभ गई। वो आखिर अपने पति और बेटों को कैसे भूल सकती थी। हर्ष अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कंट्रोल हो नहीं रहा था। वो जब भी अनन्या के सर पर बंधी पट्टी देखता उसका गुस्सा बढ़ जाता। वो उसके ऊपर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और यहाँ उसके सर पर इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। हर्ष को लगा अब अगर वो और ज्यादा यहाँ रुका तो अनन्या को कहीं कुछ और गलत ना बोल दे। वो भी जानता था अनन्या उससे और अक्षत कियान से कितना प्यार करती है। वो सब उसके मुंह से गुस्से से निकला था। अगले ही पल हर्ष अनन्या को वैसे ही छोड़कर बेड से उठ जाता है और अपना लैपटॉप उठाकर वहां से जाने लगता है। उसे यूं जाता देख अनन्या रूंधे गले से काफी धीमी आवाज में कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं। हर्ष के कदम उसकी बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े कहता है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, तुम अब आराम करो। थोड़ी देर में छाया तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, उसे चुपचाप खा लेना। और हाँ, अक्षत कियान स्कूल से आ गए हैं, उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर हर्ष अगले ही पल वहाँ से निकल जाता है। अनन्या उसे अपनी भीगी आंखों से देखती रह जाती है। हर्ष अपना लैपटॉप लेकर बाहर आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने दो नन्हे राजकुमारों पर पड़ती है जो कमरे के बाहर ही खड़े थे। दोनों को आए काफ़ी देर हो गई थी, पर दोनों ने अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनके छोटे छोटे कानों तक भी ये बात पहुंच गई थी कि उनकी मम्मा की तबीयत खराब है। दोनों अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अपने पापा को देख रहे थे। हर्ष मुस्कुराते हुए चलकर उन दोनों के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे अक्षत कियान को, ऐसे चुप चुप क्यों है? और ये क्या अब तक स्कूल यूनिफॉर्म चेंज क्यों नहीं किया आप दोनों ने? अक्षत अपने मम्मा पापा के कमरे के दरवाजे को एक नज़र देखते हुए कहता है, पापा, चाया आंटी ने हमें बताया कि मम्मा की तबीयत खराब है। हर्ष इस पर कुछ सोचकर धीरे से हाँ में सर मिलाकर कहता है, हाँ, तुम्हारी मम्मा ना थोड़ी सी पागल है, देखो ना वो कैसी कैसी ऊटपटांग हरकतें करती रहती है। कियान हर्ष की बात सुनकर अपनी मम्मा की फिक्र करते हुए कहता है, पापा तो हम मम्मा 6 मिलने जाए, उन्हें हमारी ज़रूरत होगी। हर्ष का मन एक पल के लिए भर आता है। ये दोनों बच्चे अभी से अपने मम्मा पापा के बारे में कितना सोचते थे। वो कियान के गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, नो कियान, अभी तुम्हारी मम्मा आराम कर रही है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है, तो हम अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ओके। अक्षत कियान इस बात पर एक दूसरे की तरफ देखकर हाँ में सर मिला देते हैं। तो हर्ष वहाँ से उठकर कहता है, अच्छा चलो अब जाओ और अपने अपने यूनिफॉर्म चेंज करो। फिर छाया आंट ने आप दोनों के लिए खाना लगाया है, वो खा लेना। वो दोनों अपने पापा की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। हर्ष उनकी समझदारी देखकर काफी खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, मानना पड़ेगा, भले ही इनकी माँ अकल के मामले में थोड़ी कच्ची है, पर ये दोनों बिल्कुल मेरी तरह समझदार है। ये कहते हुए हर्ष के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। सच में वो दोनों बच्चे काफ़ी समझदार थे। हर्ष ये सब सोचते हुए अपने स्टडी रूम में चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है, पर हर्ष स्टडी रूम से बाहर नहीं आता। वो लगातार बिना रुके अपने काम में लग रहता है। वो एक के बाद एक ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर ली थी। रात के वक्त हर्ष अनन्या के बेडरूम में अनन्या बेड पर बैठी छाया का लाया हुआ खाना खा रही थी। छाया वही खड़ी उसे खाते हुए देख रही थी। उसे हर्ष ने अनन्या को टाइम पर खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी थी। वैसे तो अनन्या को हर्ष के बिना खाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब वो कुछ ऐसा करके हर्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप खा रही थी। तभी अनन्या अपने सामने मौजूद छाया को देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, उन्होंने खाना खाया। छाया को पता था वो किसकी बात कर रही है। वो हिचकिचाते हुए हाँ में सर मिलाकर कहती है, मैं उन्हें खाना देकर तो आई थी छोटी बहू, पर मुझे नहीं पता उन्होंने खाया या नहीं। वो अब तक अपने स्टडी रूम से बाहर नहीं निकले, शायद वो अभी भी नाराज है।
अनन्या ये सुनकर एक लंबी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद उसका खाना हो जाता है। छाया उसके खाने की प्लेट लेकर कमरे से निकल जाती है। अभी अनन्या कुछ सोच ही रही होती है कि तभी रूम का दरवाज़ा एक बार फिर खुलता है, जिसकी आवाज़ से अनन्या का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। दरवाजे पर कोई और नहीं, अक्षत और कियान खड़े थे। उन्हें देखते ही अनन्या के उदास चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वो बाहें फैलाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा करती है। वो दोनों जल्दी से आकर बेड पर अनन्या की गोद में बैठ जाते हैं। अपनी माँ के सर पर बंधी उस बड़ी सी सफ़ेद पट्टी को देखते हुए अक्षत उसकी फिक्र करते हुए कहता है, मम्मा आपको ये चोट कैसे लगी? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है अब? अनन्या का तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो उन दोनों के गालों को चूम लेती है। वो भरे गले से कहती है, नहीं बेटा, मम्मा को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। जिस मम्मा के पास अक्षत कियान जैसे बेटे हो, उसको किसी भी चोट से दर्द कैसे हो सकता है? और रही बात इस चोट की, तो वो मम्मा को गलती से लग गई थी बेटा, मम्मा दीवार से टकरा गई थी। कियान अनन्या की बात सुनकर अपनी उम्र को कुछ देर के लिए भूल सा जाता है। वो अनन्या को डांट लगाते हुए ऊंची आवाज में कहता है, मम्मा आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? दिस इज वेरी बैड। अनन्या इस पर मुस्कुराते हुए कियान के गाल पर किस करते हुए कहती है, ओह मेरा बेबी, मम्मा की बहुत फिक्र है आपको। कोई बात नहीं मम्मा, आज से अपना पूरा ख्याल रखेंगी, ओके? प्रॉमिस। अक्षत कियान दोनों साथ में कहते हैं। अनन्या हंसते हुए हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ पक्का वाला प्रॉमिस। फिर अनन्या कुछ याद करते हुए कहती है, अच्छा अक्षत कियान, आप दोनों आज थे कहाँ? आए क्यों नहीं मम्मा से मिलने? खाना खाया आप दोनों ने? अक्षत अनन्या को बताता है, मम्मा हम तो पहले ही आ गए थे। पापा ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है और आप आराम कर रही हो, तो हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अनन्या इस बात पर अपना सर ना में हिला देती है, तुम्हारे पापा भी ना कभी कभी हद करते हैं, जाने दो उन्हें, उनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। चलो मम्मा खुद आज अपने अक्षत कियान को लोरी गा के सुलाएगी। अनन्या की ये सुनकर अक्षत और कियान दोनों खुश हो जाते हैं। आज ना जाने कितने दिनों बाद उन्हें अपनी माँ की मधुर लोरी सुनने को मिलने वाली थी। थोड़ी देर बाद अनन्या अक्षत और कियान को लेकर उनके कमरे में चली जाती है। वो उन दोनों को बेड पर लिटाकर अपनी बेहद सुरीली आवाज़ में उन दोनों को लोरी गा के सुनाने लगती है। सो जा मेरे नन्हे तारों, चंदा देखे तारे हारों, माँ की गोदी प्यार भरी। सपनों की दुनिया लगे सुरी, झूले बादल धीरे धीरे, सपने आए नयन घिरे। हवा सुनाए मीठी बात, नींद का डाले जादू हाथ, चंदा मीठी लोरी गाए। तारों संग झिलमिल आए, सुन मेरी प्यारी ये कहानी, आएंगी परियां मुस्कानी। सो जा मेरे फूल से प्यारे, सपनों में हो रंग अनारे। माँ के आंचल में सिमट जा, धीरे धीरे सपनों में घट जा। अपनी माँ की आवाज़ में ये सुरीली लोरी सुनकर अक्षत और कियान कब गहरी नींद में सो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। उन दोनों के सो जाने के बाद अनन्या उनके कमरे से बाहर आती है। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, चलो इन्हें तो सुला दिया, अब जरा जा इनके पापा को भी देख कर आती हूँ। देखती हूँ कब तक मुंह फुला कर बैठे रहते हैं। हर्ष अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसने आज पूरा दिन काम किया था, पर तब भी उसके चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसके स्टडी रूम का दरवाज़ा काफ़ी धीमे से नॉक होता है। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनकर हर्ष के चेहरे पर एक छोटी सी तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो तेज़ और दमदार आवाज़ में कम इन कहता है। उसकी ऐसी आवाज़ सुन बाहर खड़ी अनन्या डर जाती है। वो अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ने लगती है। उसके पैर कांप रहे थे। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अंदर आती है। हर्ष की आंखें उसे देख छोटी छोटी हो जाती है। वो उसे घूरते हुए कहता है, तुम सोई नहीं अब तक? लगता है मेरे तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही नखरे ज़्यादा उठाने की वजह से तुम बिगड़ती जा रही हो। अब मुझे तुम पर सख्ती बरतनी होगी। अनन्या ये बात सुनकर डर जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर हर्ष को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को अपने चेहरे पर बिल्कुल भी आने नहीं देता। अनन्या अटकती आवाज़ में कहती है, ना नो 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 हर्ष, मैं तो सोने ही जा रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा आपको देखा।
हर्ष उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए उसे घूरने लगता है। वो अपने मन में कहता है, ओह, तो बीवी को मेरे बिना नींद नहीं आ रही है। गुड गुड, वेरी गुड। पर वो अब भी ऐसे ही अपने चेहरे को सख्त रखते हुए कड़क आवाज में कहता है, ओके तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अनन्या की और हिम्मत नहीं होती वहां खड़े रहने की। वो वहां से तुरंत ही निकल जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष के चेहरे पर एक बेहद कातिल मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद हर्ष अपने बेडरूम में आता है तो देखता है अनन्या बेड पर लेटी है। उसे देखकर वो जल्दी से ब्लैंकेट में दुबक जाती है। उसने अपने आप को सर तक छिपा लिया था। हर्ष ने भी ये देख लिया था। वो मुस्कुराते हुए आकर उसके साथ में लेट जाता है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही लेटे रहते हैं कि तभी अनन्या का सर काफी जोरों से दर्द करने लगता है। वो आधी नींद में कराहने लगती है। हर्ष जो कि अपनी आंखें बंद करके लेटा था, उसकी सिसकारियों की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है अनन्या अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर कराह रही है। वो जल्दी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बीवी, बीवी क्या हुआ तुम्हें? हर्ष बड़े प्यार और फिक्र के साथ उससे कहता है। अनन्या अपना सर दबाते हुए लगभग रोते हुए कहती है, हर्ष हर्ष, सर दर्द कर रहा है। वो लगभग रोते हुए कहती है। हर्ष का दिल पसीज जाता है। वो उसको अपने गले से लगाकर कुछ देर तक अपने दोनों हाथों से उसका सर दबाने लगता है। उसके हाथों के स्पर्श से मिल रहे सुकून को पाकर अनन्या कब नींद की आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। हर्ष को जब महसूस होता है कि वो सो चुकी है तो वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे काफी शिद्दत और प्यार से देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है, बीवी, मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करना पसंद नहीं है, पर क्या करूं, तुमने काम ही ऐसा किया है। आज तुमने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है। बीवी, तुम्हें पता है ना, मैं अपनी जान से भी ज्यादा किसी चीज से प्यार करता हूं तो वो तुम और अक्षत कियान है। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम ही बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? अपने मन में ये सारी शिकायतें करता हुआ हर्ष अनन्या को अपने सीने से लगाकर खुद भी उसी की तरह गहरी नींद में चला जाता है। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। इस बीच हर्ष घर से ही अपना ऑफिस का सारा काम करता है। अनन्या भी अपनी चोट से लगभग रिकवर कर लेती है। 2 दिन बाद सुबह का समय, विला के डाइनिंग टेबल पर हर्ष की पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए बैठी हुई थी। छाया उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, पर कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। हर्ष के होते हुए वहां का माहौल ऐसा था मानो हर्ष वहां का तानाशाह हो और वो सब उसकी प्रजा। सबको पता था हर्ष अनन्या से गुस्सा है। हर्ष चुपचाप बैठकर बिना किसी की तरफ देखे अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था और बाकी सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हर्ष का ब्रेकफास्ट हो जाता है। वो अपनी जगह से उठकर बिना अनन्या की तरफ देखे बाहर जाते हुए रूड टोन में कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अनन्या ये सुनकर जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, हर्ष के चलते कदम उसकी आवाज सुनकर रुक जाते हैं। अक्षत, कियान, छाया सब उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अनन्या कहती है, आप सैटरडे को तो ऑफिस नहीं जाते, तो फिर आज क्यों जा रहे हैं? क्या आप नाराज हो अब तक? हर्ष इस सवाल पर बिना पीछे मुड़े सख्त आवाज में कहता है, ऑफिस में मेरे कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, मेरा वहां जाना जरूरी है, और वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखने के अलावा मुझे बिजनेस भी चलाना होता है। ये कहकर हर्ष अगले ही पल वहां से निकल जाता है। अनन्या इस वक्त काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। अक्षत, कियान और छाया सब उसी को देख रहे थे। वो भी बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। दिन के 11 बज जाते हैं। तभी हर्ष के विला के बाहर एक चमचमाती रोल्स रॉयस आकर रुकती है। गाड़ी से महंगी डिजाइनर साड़ी पहनी एक मिडिल एज की खूबसूरत सी महिला बाहर आती है। ये कोई और नहीं अनिता थी, जो आज काफी दिनों बाद अपने बेटे हर्ष और अक्षत कियान से मिलने आई थी। वो मुस्कुराते हुए विला के अंदर आ जाती है। हॉल में एंटर करते ही अनिता देखती है अक्षत, कियान बाहर हॉल में ही एक छोटी सी बॉल के साथ खेल रहे थे। वो दोनों भी अपनी दादी को देखकर दादी दादी का शोर करते हुए जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। हमेशा की तरह आज भी अनिता उन दोनों को अच्छे से प्यार दुलार करने लगती है। कैसे है अक्षत और कियान आप दोनों? आप जानते हो दादी ने कितना मिस किया आप दोनों को। अनिता सोफे पर बैठते हुए कहती है। अक्षत और कियान भी उसके पास सोफे पर बैठ जाते हैं। अक्षत अनिता से कहता है, हाँ दादी, हमने भी आपको बहुत मिस किया। आप यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहती?
अनिता के चेहरे पर यह सुनकर एक फीकी सी मुस्कान तैर जाती है। वो चाहती थी कि बस अब सब ठीक हो जाए और हर्ष भी अब अपनी फैमिली के साथ जिंदल मैंशन में रहे, ताकि उसे ऐसे उन तीनों से मिलने के लिए इतने इतने दिनों तक इंतजार ना करना पड़। पर अभी तो फिलहाल वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अनिता यहाँ वहाँ देखते हुए अक्षत और कियान से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारे पापा कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो घर पर नहीं है क्या? कियान अनिता को बताता है, दादी पापा तो ऑफिस चले गए। अनिता को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिंदल ग्रुप्स के सारे ऑफिस सैटरडे को बंद होते थे। वही ये शोर सुनकर अब अपने रूम में बैठी अनन्या भी बाहर आ जाती है। अनिता को देख के वो जल्दी से अपना हुलिया ठीक करती है और उसके पास आकर उसके पैर छूकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। तभी अनिता की नज़र उसके सर पर पड़ती है जिसपे बैंडेज लगी हुई थी। वो उससे हैरानी से कहती है, ये क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसी? अनन्या इस सवाल पर फंस जाती है। अब वो अनिता को तो ये नहीं बता सकती थी कि कैसे उसकी लापरवाही की वजह से उसे ये चोट लगी थी। वो हकलाते हुए कहती है, वो आंटी, वो मैं दीवार से टकरा गई थी इसलिए। अनन्या इसके आगे कुछ नहीं कहती। अनिता भी बस उसे घूरती रहती है। वो उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे अनन्या आज थोड़ी उदास लग रही थी। उसे घर का माहौल भी आज थोड़ा भारी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ कुछ तो बड़ा हुआ हो। पर उससे कुछ भी कहने से पहले अनिता अक्षत कियान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अक्षत कियान के वहाँ से जाने के बाद अनिता अनन्या से कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी हर्ष के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या, तुम आज कुछ उदास लग रही हो? अनन्या उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिता ने एक सेकंड में उसकी चोरी कैसे पकड़ ली। उसे यूं हैरान देख अनिता मुस्कुराते हुए कहती है, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी दुनिया देखी है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम्हारे चेहरे की उदासी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तुम्हारे और हर्ष के बीच कुछ तो हुआ है। अनन्या ये सुनकर थोड़ा नॉर्मल होती है। उसे भी इस बात का एहसास होता है कि अनिता ने उससे ज्यादा दुनिया देख रखी है और वो एक अनुभवी महिला है। वो सर हिलाकर हामी भर देती है। अनिता ये देखकर एक लंबी सांस लेती है। वो काफी धीमी और शांत आवाज में अनन्या से कहती है, बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में ये सब नॉर्मल है। ये प्यार और तकरार तो चलती रहती है, पर हमें इसका असर हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहिए। अब हमें ही देख लो, मेरे और अर्णव की शादी को इतने साल हो गए और आज भी हमारे बीच झगड़े होते रहते हैं, पर हमने इसका कोई भी असर अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया। हमारा रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है, तुम समझ रही हो ना? अनन्या ये सुनकर हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ आंटी, मैं समझ रही हूँ। अनिता ये सुनकर वहां से उठ जाती है। वो अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, देखो, मैं तुम दोनों के बीच की निजी बात है, मैं तुम दोनों के बीच दखल अंदाजी नहीं करूंगी, पर हाँ इतना ज़रूर कहूंगी कि जो भी बात हो या जो भी गलत फहमी हो, उसे जल्द से दूर कर दो। पति पत्नी के बीच ऐसी खटास अच्छी नहीं लगती। अनिता अपनी बात कहकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अनन्या से कहती है, अगर हर्ष तुमसे किसी बात को लेकर नाराज हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि पति के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है, और वैसे भी तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम चाहो तो अपनी खूबसूरती का सहारा भी ले सकती हो। अनन्या ये सुनकर शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। उसने सोचा नहीं था कि अनिता खुले तौर पर उसे ऐसा कुछ कहेगी। अनिता अपनी बात कहकर अनन्या को उसकी सोच में गुम छोड़कर वहां से चली जाती है। अनिता के जाने के बाद अनन्या उसकी कही हुई बातों के बारे में सोचने लगती है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे भी उसकी बात सही लगती है। वो मन में कहती है, वैसे आंटी कह तो सही रही थी, पति के दिल का रास्ता हमेशा उसके पेट से होकर गुजरता है। चलो आज मैं अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, फिर देखती हूँ कब तक मुझसे नाराज होकर बैठते हैं। ये कहकर अनन्या अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ चली जाती है। किचन में आते ही उसकी नज़र सबसे पहले छाया पर पड़ती है, जो लंच की तैयारी कर रही थी। छाया उसे वहां देख हैरानी से कहती है, छोटी बहू, आप यहाँ, कुछ चाहिए था आपको? अनन्या उसे आंखों से शांत रहने का इशारा करते हुए कहती है, नहीं, वो मुझे अपने और हर्ष के लिए दोपहर का लंच बनाना था।
छाया ये सुनकर सकते में आ जाती है। हर्ष ने उसे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अनन्या को कोई काम करने ना दे। वो अनन्या को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली होती है कि तभी अनन्या उसकी बात को काटते हुए कहती है, आप हर्ष की फिक्र मत कीजिए, उनसे मैं बात कर लूंगी। छाया ये सुनकर कुछ देर तक सोचने लगती है, फिर वो सर हिलाकर अनन्या की बात मान ही लेती है। थोड़ी देर में अनन्या खाना बनाने में लग जाती है। छाया भी उसकी मदद कर रही थी। वो उसे जो भी चीज़ें वो मांग रही थी वो लाकर दे रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद पूरा किचन मटर पनीर की खुशबू से महक जाता है। ये खुशबू अनन्या और छाया दोनों महसूस कर सकते थे। छाया अनन्या के बनाए मटर पनीर का एक बाइट लेती है तो एक पल के लिए किसी और ही दुनिया में चली जाती है। उसने ये सोचा नहीं था कि अनन्या इतना अच्छा खाना बना सकती है। उसे यूं खोया देख अनन्या नर्वस होते हुए कहती है, क्या हुआ छाया, आप बता क्यों नहीं रही है कि कैसा बना है? माइंड ब्लोइंग छोटी बहू, मुझे तो पता ही नहीं था आप भी इतना अच्छा खाना बनाती है। मानना पड़ेगा, कमाल का मटर पनीर बनाया है आपने। अनन्या ये सुनकर मजाक करते हुए छाया से कहती है, तो मैं इसे अपनी तारीफ समझूं या बेइज्जती? इस पर वो दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी अनन्या का ध्यान वहां टंगी घड़ी की ओर जाता है। वो जल्दी से वहां से निकलते हुए छाया से कहती है, छाया आप इसे एक टिफ़िन बॉक्स में पैक करके रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर अनन्या तैयार होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। लगभग आधे घंटे बाद अनन्या एक मैरून रंग का अनारकली सूट पहनकर बाहर आ जाती है। वो सूट उस पर काफ़ी जच रहा था। उसकी गोरी त्वचा उसमें निखर कर आ रही थी। उसने हल्का मेकअप भी किया हुआ था जिस वजह से उसके चेहरे की रौनक अब वापस लौट आई थी। वो छाया से अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर घर से निकल जाती है। अनन्या की नज़रें बाहर आकर शंकर को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती। शंकर वही हमेशा की तरह कार के टायर की हवा चेक कर रहा था। अनन्या उसे देखकर उसके पास जाकर कहती है, शंकर भैया। शंकर अनन्या को देखकर हड़बड़ा जाता है। उसे डर था कि कहीं अनन्या फिर से उससे गाड़ी चलाने की डिमांड न कर दे। वो अपना अनन्या थूक निगलकर अनन्या से कहता है, जी छोटी मैडम। अनन्या उसे डरता देख मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप डरिए, मैं आपसे अब कोई उल्टी सीधी डिमांड नहीं करूंगी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि क्या आप मुझे हर्ष के ऑफिस ले चलोगे? शंकर ये सुनकर एक राहत की सांस लेता है। वो अनन्या को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। अनन्या जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। शंकर अनन्या को लेकर हर्ष के ऑफिस की तरफ गाड़ी चला देता है। कुछ ही देर में शंकर अनन्या को लेकर हर्ष के ऑफिस के प्राइवेट पार्किंग लॉट में ले आता है जो सिर्फ हर्ष के लिए रिजर्व था। अनन्या गाड़ी से उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। शंकर भी बाहर आता है तो वो उससे कहती है, शंकर भैया हमें कहाँ जाना है? कहाँ है हर्ष का केबिन? शंकर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उस पे कॉल करते हुए अनन्या से कहता है, छोटी मैडम, हम सर की परमिशन के बिना उनके केबिन में नहीं जा सकते, हमें पहले उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, मैं सर से बात करता हूँ। अनन्या ये सुनकर कुछ कहने वाली होती है कि तभी अपने केबिन में काम कर रहा हर्ष शंकर का फ़ोन पिक कर लेता है। शंकर काफ़ी पोलाइट आवाज़ में उसे सारी सिचुएशन बताता है। हर्ष ये सब सुनकर ऊंची आवाज़ में कहता है, वॉट? वो यहाँ क्यों आए हैं? सर मैडम मुझसे कह रही थी यहाँ लाने के लिए तो मुझे उन्हें लाना पड़ा। शंकर धीमी आवाज में कहता है। उन दोनों को बात करता देख अनन्या शंकर से उसका फोन मांगने लगती है। शंकर थोड़ा हिचकिचाते हुए अनन्या को फोन दे देता है। सामने से हर्ष की आवाज आती है, तुम उसे बिना मुझसे पूछे यहाँ क्यों लाए? अनन्या को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो भी वैसे ही तेज आवाज में कहती है, क्यों मतलब? मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ आने का? ये कहते हुए अनन्या का गला रूंध जाता है। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर हर्ष एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, शंकर को फ़ोन दो। अनन्या ये सुनकर जल्दी से फ़ोन शंकर की तरफ बढ़ा देती है। शंकर कुछ देर तक हर्ष से बात करता रहता है, फिर वो ओके सर कहकर फ़ोन रख देता है और अनन्या को अपने साथ चलने का इशारा करता है। अनन्या शादी के बाद आज पहली बार हर्ष की किसी वर्क प्लेस पर गई थी। वो ऑफिस की एक एक चीज़ को बड़ी गौर से देख रही थी।
शंकर अनन्या को लेकर टॉप फ्लोर पर बने हर्ष के केबिन के पास ले आता है, पर इससे ज्यादा हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। वो अनन्या को केबिन की तरफ इशारा करके तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अनन्या उसे जाता देख एक गहरी सांस लेती है। उसे पता था वो शेर की गुफा में जा रही है और आगे जो होगा सिचुएशन उसे ही फेस करनी है। वो धीरे से केबिन का दरवाजा खोल कर अंदर चली जाती है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।